हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी इंस्पेक्टर। देखो, वन ऑफ द फेमस पोस्ट है अपने एसएससी सीजीएल की और वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट भी है। इसमें आपको एक वर्दी मिलती है जो कि आपको केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को पहनना पड़ता है। लेकिन वो वर्दी की वजह से ही ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है और वर्दी एक तरीके से इसकी शान है इस पोस्ट की। और वो 3 स्टार होती है। खैर, वो 3 स्टार में इतने पावर नहीं होते जितने एक इंस्पेक्टर में होते, लेकिन खैर ये पोस्ट इसलिए अच्छी है क्योंकि सैलरी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक है और सबसे जो बड़ी बात है वो गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप कैसे जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसकी सैलरी कितनी है, वैकेंसी कितनी आती है हर साल, या फिर कट ऑफ कितना जाता है, क्या फिजिकल की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा, इसमें काम क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि नहीं, प्रमोशन कैसा हाल है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। एक एक तरीके से ये कंप्लीट वीडियो है अपने आप जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे रसमलाई दिखाऊंगा कि जो आप इसमें लग जाओगे तो आपको रसमलाई क्या मिलने वाली है। सबसे पहले मतलब जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स, देखो सबसे पहले तो आपको 75,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 75,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी लगभग। अगर मैं पहले महीने ज्वाइनिंग की बात करूँ तो लगभग 72,000 के आसपास मिल जाती है। फिर हर साल इंक्रीमेंट भी तो होता है भाई, 2,500-3,000 का, तो 72,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। आपको अलाउंस भी मिलता है हर साल 10,000 का, ड्रेस का, जो आपके पास जो वर्दी मिलती है ना, जो आपको उसके लिए एक अलग से अलाउंस मिलता है हर साल। अच्छा, आपको देखो सरकारी जॉब रहने की ना केवल सैलरी फ़ायदा नहीं है, एक तो इतनी ज़्यादा इज्जत होती है सोसाइटी में हमारी कि वो तो पूछो मत फिर। ठीक है, आप ही को लोग भगवान मानने लगते हैं, इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं। उसके बाद इतने सारे पर्क्स ये देते हैं सरकार हमें कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपके मतलब बनियान और इन सब का भी खर्चा देते हैं। मतलब ऐसा समझ जाओ आप, मतलब आपके जो बच्चे होंगे उनकी ट्यूशन फीस देंगे। आपको हर 3 साल में तीन ऐसा इनकम टैक्स में होता है, वो भी तो गवर्नमेंट जॉब ही है। तो मतलब उसमें बैग का भी पैसा देते हैं, हर 3 साल में आपको एक बैग खरीदने के लिए पैसा देंगे, बोतल खरीदने के लिए पैसा देंगे किसी किसी जॉब में। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें बताओ देते हैं। सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं क्या लगता है मेरे को, मेडिकल अलाउंस लगता है। इसमें आपको एक कार्ड मिलता है जिससे कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके जो गवर्नमेंट से अफिलिएटेड है वहाँ पे जाके आपका इलाज जो होगा ना एकदम वीआईपी की तरह होगा भाई, अच्छा सा इलाज होगा, अच्छा डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में आप उस कार्ड को ले जाके अपना इलाज करा सकते हैं। चाहे किसी भी, देखो ऐसे छोटे मोटी तबीयत हो तो ठीक है चलता है, लेकिन किसी के घर अगर कैंसर पेशेंट हो, टीबी पेशेंट हो, किडनी की मरीज हो, जो कि बड़ी बड़ी डिजीज़ है, हालांकि भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का बहुत सस्ता इलाज हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अपना है। बाकी आपको हर 2 साल में एक ट्रैवल लीव मिलता है, हॉस्टल सब्सिडीज़ मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि मुझे विदेश में जाके पढ़ना है या फिर मुझे और डीप स्टडी करनी है तो आपको लीव भी मिलती है और उसके बाद सब्सिडीज़ भी मिलती है हॉस्टल वगैरह की। ठीक है, तो ये पूरी बेनिफिट है भाई, बेनिफिट मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट हैं। हालांकि जीएसटी इंस्पेक्टर तो मतलब सीजीएल से सिलेक्टेड होते हैं, तो सोचो इनकी बेनिफिट इनको और भी अच्छी बेनिफिट मिलती है। अच्छा, बात करते हैं एक्चुअली में ये काम क्या करते हैं। जब ये ज्वाइनिंग हो जाती है तो इनका काम क्या करता है। इनका दो तरीके का काम होता है, जिस तरीके से इनकम टैक्स अपना दो तरीके काम करता है, एक डेस्क वर्क और एक फील्ड वर्क, उसी तरीके से यहाँ पर भी दो तरीके का काम होता है। डेस्क वर्क में इनको जो भी अपना फाइल वर्क होता है ना, जो भी ऑडिट वर्क होता है, जो भी जैसे ऑडिट का काम क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, अगर हमें उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है, टैक्स वगैरह की चोरी हो रही है, जीएसटी की चोरी हो रही है। एक्चुअली जीएसटी इंस्पेक्टर का काम यही है, जीएसटी को टैक्स जीएसटी देखना कि ये जो कंपनी है ये जीएसटी ठीक से भर रही है कि नहीं, या फिर यहाँ पे जीएसटी जमा हो रहा है कि नहीं, या फिर जीएसटी की चोरी तो नहीं हो रही। ये सब काम है अपने इंस्पेक्टर का। और वो दो तरीके होते हैं, एक तो डेस्क पे भी बैठ के काम करता है, जो कि वो जो भी उसका डॉक्यूमेंट वाला वर्क है कंप्यूटर में बैठ के, और फील्ड वर्क वो जाके सीधा मैदान में उतरते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा चल रहा है, जैसे कि रेड वगैरह मारेंगे या फिर जो भी कंप्लेन वगैरह है उसको हैंडल करेंगे कि किस तरीके से जो कंप्लेन है वो रेज किया गया है और उसके अगेंस्ट मतलब जो भी उसमें काम रहता है। इनकी ड्यूटी जो होती है वो पोस्ट और एयरपोर्ट पे भी होती है। अच्छा, ये पोर्ट्स और एयरपोर्ट कैसे, जैसे बाहर के देशों से हमारे यहाँ देशों में सामान आता है, बिल्कुल आता है, हमारे देशों से भी जाता है, आम से भी जाता है, लेकिन बाहर के देशों से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब सपोज आप दुबई में रहते हो, दुबई में आईफोन सस्ता है, आप अगर दुबई से 8-10 फ़ोन आईफोन लेकर आए यहाँ पे, तो आपको इंडिया में लाने से ही आपको उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो काम भी अपने जीएसटी इंस्पेक्टर का होता है कि इसलिए वो पोर्ट पे या फिर एयरपोर्ट पे रहते हैं। अब बड़े बड़े शिप में भी तो पोर्ट में, पोर्ट मतलब वही बंदरगाह, तो बड़े बड़े शिप में भी तो सामान आता है अपने इंडिया में इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पर भी जीएसटी इंस्पेक्टर जाके चेक करता है कि क्या आपने इसका टैक्स भरा है, तभी जाके वो आपको परमिट मिलेगा इंपोर्ट करने का।
इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपना क्या काम करता है, सारी चीज़ें अपना जीएसटी इंस्पेक्टर का काम करता है। अगले सवाल पे अगला स्लाइड देखो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होना है तो आपको कितनी रैंक लेकर आनी होगी और कितनी इसकी वैकेंसी आती है। हर साल अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ तो एक्साइज इंस्पेक्टर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। इनकम टैक्स, एसओ एसएस सीएसएस, डिविजनल अकाउंटेंट, इन सबसे ज़्यादा जो पोस्ट की मतलब वैकेंसीज आती हैं वो आती है एक्साइज इंस्पेक्टर की। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोगों को एक्साइज इंस्पेक्टर भी मिलता है, मतलब उनको उम्मीद रहती है कि हाँ, मतलब कम से कम जो रैंक आती है, जैसे 800 900 हज़ार के आसपास भी अगर रैंक आती है ना तो उसको मिल जाती है अपनी एक्साइज इंस्पेक्टर आराम से, ठीक है। जैसे ये देखो 2400 के आसपास, 2400 से मतलब 2500 के आसपास अपने 2023 में वैकेंसी आई। इतनी दूसरे जॉब्स में नहीं रहती, हालांकि 2022 में कम थी 1200 के आसपास, लेकिन दूसरे जॉब्स में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आप देखो केवल 250 300 वैकेंसीज आती है, और कभी कभी तो उससे भी कम आती है। एएसओ इनएमईए देखो कि इनकी 150 200 वैकेंसी आती है, लेकिन जो अपना ये एक्साइज इंस्पेक्टर, इसकी देखो 2500 के आसपास वैकेंसी आती है, एवरेज एक तरीके से। तो इनकी अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ भी थोड़ा ढील डाल दे देते हैं कि हाँ, अगर आपकी कट ऑफ 322 के आसपास जाती है या फिर 310, अगर मैं सेफ स्कोर बताऊं तो आप कम से कम 320 से लेके या फिर 325 से लेके कम से कम 340 के बीच में मान के चलो, इतना आपको लेकर आना पड़ेगा। कितने में से? 390 के बारे में। इसके आगे हम यही पढ़ेंगे कि एक्चुअली इसका एग्जाम पैटर्न आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा आपको अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। देखो, जब आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, हालांकि सीजीएल में जितने भी पोस्ट हैं उनको 3 चरणों से एक्चुअली गुजरना पड़ता है। सबसे पहला तो अपना टीयर 1 है, बिल्कुल, जिसमें प्री भी बोलते हैं इसको। फिर दूसरा अपना टीयर 2 है, ठीक है। और फिर तीसरा अपना डिविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डीवी होता है फिर आपका। अब डिविजनल अकाउंट एक्चुअली बार बार पोस्ट इसलिए याद आ रहा है क्योंकि इससे पहला जो वीडियो मैंने अभी बनाया था वो डिविजनल अकाउंटेंट पे आया था, तो बार बार याद आ रहा है मुंह में, बार बार मैंने उसके बारे में बोला। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब टीयर 1 में ना, आप मान लो प्री है आपके, अब टीयर 1 आपका केवल और केवल 200 नंबर का होता है, जिसमें 25 25 25 25 चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं अपने, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके, और सभी 2 2 क्वेश्चन के होते हैं, 2 2 मार्क्स के होते हैं। तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ऐसे ही इसका 50 मार्क्स, ऐसे ही इसका 50 मार्क्स, ऐसे। और टोटल आपको टाइम कितना मिलता है? 1 घंटे का टोटल। और अगर आपने सवाल को गलत किया ना तो आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। सपोज आपने सवाल को सही किया तो आपको 2 नंबर मिलेगा प्लस में, लेकिन अगर आपने सवाल को गलत कर दिया तो वो 2 नंबर तो कटेगा ही गलत होने का, लेकिन 0.5 नंबर और कट जाएगा, कुल मिला के 2.5 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो घाटे में चल जाओगे अगर आपका सवाल गलत जाएगा, तो इसलिए तुक्का उक्का नहीं चलता यहाँ पे, पता चले नंबर ही माइनस में आ रहे हैं। अच्छा, फिर अपना टीयर 1 अगर आप क्वालिफाई कर लोगे, जिसमें जो 200 नंबर का होता है, अगर आपको क्वालिफाई करना तो लगभग 160 के आसपास आपको नंबर लाना था। देखो कितना टफ कंपटीशन है भाई, लगभग आपको इतना लेकर आना ही पड़ेगा। लगभग ये आपका जाता है 80% के आसपास कट ऑफ जाता है, हालांकि 80 और 90 के बीच में ही होता है कट ऑफ, 80 से 90 के बीच में होता है, ठीक है। कई लोग 165 लेकर आते हैं, मतलब कट ऑफ जो होता है आपका, मतलब कट ऑफ नहीं, लेकिन हाँ, आपको इतना टारगेट बना के चलना है कि मुझे 160 के आसपास लेकर आना है। और ईजी है भाई, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ और एक डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, अपना जो भी ये सब कुछ चलता है आजकल, तो मतलब, और इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे, तो हो जाएगा भाई। 160 लाना कोई मुश्किल सा टास्क नहीं है, लेकिन उसको लाने के लिए जो डेडिकेशन है, जो कंसिस्टेंसी है, जो पेशेंस है, वो एक्चुअली मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो अगर आप मेंटेन कर लोगे तो मार्क्स लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात कहूँ तो। सबसे ज़्यादा मुश्किल है अपने आप को अलग करके तपस्या करना उसके लिए, ठीक है। वही वही तो मेन चीज़ होता है। अगर हम टीयर 2 की बात करें तो ये अपना टोटल 390 नंबर का होता है, यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, 390 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल अपना कितने नंबर का होता है? 390 नंबर का। अब अगर आपको इसमें से पास होना है, यही अपना क्वालिफाइंग, देखो टीयर 1 अपना क्वालिफाइंग था, लेकिन टीयर 2 में आपको मेरिट बेस्ड होगा। ये जो यहाँ पे लिखा है ये गलत है, ठीक है। टीयर 1 जो था वो क्वालिफाइंग था, मतलब टीयर 1 आपको केवल क्वालिफाई करोगे, लेकिन जो टीयर 2 है ना वो आपका मेरिट बेस्ड होगा। यहाँ पर आपको मार्क्स गिने जाएंगे। देखो ये रहा ना 390 मार्क्स, अब 390 में से आपको कम से कम 340 350 इतना लेकर आना पड़ेगा, यही सेफ स्कोर है। अगर आप इतना लेकर आ पाते हो मॉक टेस्ट में और फिर एग्जाम में भी, तभी आपकी नौकरी लगने के चांस है, वरना फिर भूल जाओ। 280 आ रहे हैं, 290 आ रहे हैं, 310 आ रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं है आपके नंबर आने की, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। और अगर इसमें पैटर्न की बात करें तो देखो, मैथ्स में जहाँ पर प्री में 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन, और यहाँ पर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 3 नंबर की होती है, ठीक है। वहीं इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 135 नंबर, 45 या 135। देखो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है, प्री में भी आपका काम आएगा इंग्लिश, और मेंस में सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो इंग्लिश पे आपको थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना है, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, मैथ से भी वेटेज ज़्यादा है, लेकिन बच्चे मैथ्स को ज़्यादा पढ़ते हैं। हालांकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस समय की ज़्यादा मांग करता है, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा आपको मार्क्स ला के देगा। तो इंग्लिश को भाई भूल ना जाना, क्योंकि 135 नंबर आपको ये अकेले देगा।
ये सब तो 90 नंबर नंबर देंगे, इनसे सोचो 45 नंबर ज़्यादा देगा ये। ठीक है, जीके जीएस की बात करूँ तो ये तो खैर अ, इसमें आप ला सकते हो, जैसे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 75 नंबर का है ये। 75 नंबर में से जो बच्चे लाते हैं, रैंकर लेकर आते हैं, वो लगभग 55 लेकर आते हैं, 55 से 65 के आसपास वो नंबर लेके आ पाते हैं। तो लेकिन कंपटीशन तो देखो टफ है, और जीके जीएस में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अगर मुझे अचीव करना है नंबर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीके जीएस में कुछ पता ही नहीं रहता भाई, करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है, स्टैटिक जीके भी, कन्वेंशनल जीएस भी। तो कन्वेंशनल जीएस और स्टैटिक जीके तो कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर हमारी दिमाग खा जाता है, क्योंकि अगर 25 सवाल पूछे जा रहे हैं ना, तो उसमें से 12-13 आपके करंट अफेयर होते हैं, 12-13 स्टैटिक जीके होते हैं, मतलब जो फिक्स्ड, चाहे वो सब्जेक्ट वाले हो। तो करंट अफेयर का वेटेज भी लगभग इक्वल ही रहता है। तो करंट अफेयर तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाएगा, वो तो तुक्का ही भिड़ता है, या फिर मतलब किस्मत अच्छी होती है तो जो हमने पढ़ा होता है उसमें से आ जाता है। तो करंट अफेयर की वजह से थोड़ा सा हार्ड होता है जीएस वाला सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अपना कंप्यूटर होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर का, जिसमें आपको करीबन 25 से 30 नंबर लेकर आने होते हैं। तो ये तो ईजी होता है खैर। लेकिन इस बार 2025 में जो हुआ ना, पेपर बड़ा हार्ड आया था, तो कंप्यूटर को भी आप हल्के मत लेके चलना भाई, कंप्यूटर की भी तैयारी रखना। प्री तक हो जानी चाहिए सबकी तैयारी, मेंस में और प्री में। प्री जब हो जाता है तो मेंस की डेट आने में केवल 2 से 3 महीने का गैप रहता है, तो उसमें केवल आपको रिवीजन करना है। ये नहीं कि कंप्यूटर कब उसमें पढ़ूँ, नए नए सब्जेक्ट जो भी आपके रह गए थे सिलेबस पूरा करूँ, नहीं। आपका सिलेबस तो प्री से पहले ही हो जाना चाहिए, मेंस का भी। मेंस के लिए मतलब मेंस का भी और प्री का मतलब एकदम पक्का हो जाना चाहिए। मेंस का तो केवल आप रिवीजन करो, जो आप प्री निकल गया तो उसके बाद क्वाली मतलब जो भी 2-3 महीना बचे हैं। ठीक है, ये नहीं कि मार्क्स का इंतजार करो कि हाँ मेरा प्री क्वालिफाई हुआ कि नहीं। अगर आपको लग रहा है तो ये तो पता चल जाता है पेपर देखिए कि हाँ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ये तो हर वो बच्चा जानता है जो पेपर देता है, मैं ही क्या बताऊँ इसमें। ठीक है, तो अपनी ये 2 सेक्शन है, ये एक सेक्शन में ये दोनों आते हैं, फिर दूसरे सेक्शन में ये, और तीसरे सेक्शन में एक्चुअली क्या होता है ना, अब तो हालांकि सेक्शनल वाइज हो गया है। अब तो ऐसा नहीं है कि आपको टोटल 2 घंटा दिया जाएगा इनको अटेम्प्ट करने के लिए, कि 1 घंटा इसको और 1 घंटा इसको, नहीं, अब सेक्शनल वाइज हो गया भाई। हालांकि ये चीज़ अभी केवल और केवल प्री में है। जैसे अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल आपको 1 घंटा नहीं मिलता है, आपको 15-15 मिनट का एक स्लैब मिलेगा। 15 मिनट केवल मैथ कर पाओगे, उसके बाद अपने आप दूसरी स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपका 15 मिनट रीजनिंग करना होगा। 15 मिनट यहाँ पे सबसे मुश्किल जो पड़ जाता है ना 15 मिनट में, मैथ को सुलटाना। देखो इंग्लिश भी वो सुलटा देते हैं लगभग 10 से 12 मिनट में, रीजनिंग भी वो 10 से 12 मिनट में, इंग्लिश को 8 से 10 मिनट में भी सुलटा देते हैं, लेकिन मैथ्स को 15 मिनट में सुलटाना मतलब बहुत एक मुश्किल सा टास्क होता है। उसके लिए जिसकी स्पीड भी अच्छी नहीं हो, कैलकुलेशन भी फास्ट नहीं है, उसकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा गिर जाती है। ठीक है, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग आपको 18 से 20 मिनट लग ही जाते हैं, और जिसमें 15 मिनट का आप सेक्शनल टाइम हो गया, तो थोड़ा सा हार्ड हो गया लेवल। लेकिन आपके लिए नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है, तो ये बात इक्वली है, इसलिए अच्छी है। लेकिन हाँ 15 मिनट का है तो ठीक है, हमको फिर अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से ही करनी पड़ेगी कि शॉर्टकट वगैरह पे थोड़ा सा सीखना चाहिए, और प्रैक्टिस अपनी कैलकुलेशन तेज रखो, ताकि आप मल्टीप्लाई ऐसे बगल में जाके कोने में ना करो। ठीक है, तो ये अपने सेक्शन हो गए जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर अपना 390 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन अपना 3 नंबर का होता है, टोटल 135 क्वेश्चन है। तो टोटल अपना 130 क्वेश्चन है, तो 390 नंबर का हो गया, और इसमें से आपको लगभग 340 से 350 लेकर आने पड़ते हैं, तब जाके आप जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी ले पाओगे, छीन पाओगे अपने कॉम्पिटिटिव से। अब अगर मैं बात करूं इसमें क्या फिजिकल होता है या फिर मेडिकल होता है, देखो होता है, लेकिन नॉर्मल सा होता है, कोई आर्मी और वो जो सीपीयू में होता है उतना हार्ड नहीं होता। आपकी चेस्ट होनी चाहिए जो कि 157.5 सेंटीमीटर, और नॉर्मल है भाई ये चेस्ट, आप अपनी देखोगे तो इतनी निकल के आती है, मतलब नॉर्मल एवरेज इतनी होती है सबकी। हाइट की बात कर रहा हूँ यार, ये तो गलत है। ठीक है, आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो लगभग 157.5, जो कि इतनी होती है भाई। ठीक है, तो इतनी तो लगभग होती है, मतलब मोस्टली अब बहुत कम होते हैं जिसकी हाइट इससे कम होती है, लेकिन इतनी होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ चेस्ट, उसकी 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। वॉक वो करवाते हैं 1.6 किलोमीटर, लगभग 1600 मीटर 15 मिनट में आपको चलना होता है लगभग। ठीक है, तो चल के भी पूरा किया जा सकता है, ये नहीं कि मतलब मुझे दौड़ना ही है इतना, मतलब हैवी उतना नहीं होता। ठीक है, आप ये देखो ना पुलिस में तो 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ाते हैं, कुछ ऐसी शायद समय है। ठीक है, बाकी साइकिलिंग की बात करूँ तो 8 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करना होता है, वो भी आधा घंटा, जो कि इजी है भाई, बहुत इजी है, मतलब उतना हार्ड नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो भी। वुमेन के लिए अगर हम हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है, और वेट की बात करें तो मिनिमम उनको 48 केजी होना ही चाहिए, उससे पहले उससे नीचे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। वॉक भी उनसे करवाते हैं 20 मिनट 1 किलोमीटर, 20 मिनट में 1 किलोमीटर, और साइकिलिंग भी करवाते हैं 3 किलोमीटर 20 मिनट में। तो ईजी सा यहाँ पे मेडिकल होता है, कोई हार्ड नहीं है, तो लगभग सारे क्लियर कर जाते हैं। सीपीयू में नहीं क्लियर कर पाते सारे, आर्मी में नहीं क्लियर कर पाते, लेकिन फिजिकल और मेडिकल अपना एक्साइज इंस्पेक्टर में सब। आपकी आई विजन ठीक होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, मतलब एकदम ठीक ठाक होनी चाहिए, चाहे आप ग्लास लगाओ चाहे ना लगाओ,
ये कोई सीपीओ का एग्जाम नहीं है या फिर आर्मी का एग्जाम नहीं है कि आपको अगर ग्लास लगाए, चश्मा लगाए तो आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते इस जॉब में। नहीं, देखो वर्दी केवल नाम की है, यहाँ पे एक्चुअली में आपको काम करना है इनकम टैक्स की तरह। जीएसटी की चोरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, सब का पकड़ना है आपको। तो टैक्स कलेक्ट करके देखना है। तो कुल मिला के उसमें आपके आंखों का बस, अगर आप चश्मा भी लगाए तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत मतलब चाहिए, हाँ बिल्कुल आंख एकदम ठीक होनी चाहिए, आर्मी की तरह एकदम तेज नज़र होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब चल जाता है अगर आपके ग्लास लगाए तो भी। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए कि लाल और नीला में आप पहचान ही नहीं कर पाओ कि ये लाल कलर है नीला कलर है। नो, तो ये नहीं चलना चाहिए। तो कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आप पहचान कर पाने चाहिए। आगे हम बात करें तो देखो इसका ट्रेनिंग भी होता है, इसका ट्रेनिंग के बारे में भी आप जान लो। इसका ट्रेनिंग पहले तो ये लगभग 3 महीने का इनका हाउस ट्रेनिंग होता है। हाउस ट्रेनिंग का मतलब एक्चुअली में इसको ना, इनको अंदर एक कॉलेज की तरह जैसे हॉस्टल होता है उसमें क्लासरूम में बैठा के पढ़ाते हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह देते हैं और थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बताते हैं कि थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जानो, जो जिसके रिलेटेड तुम काम करने जा रहे हो, पूरे जीवन काम करोगे, जिसकी चोरी कैसे की जाती है, कैसे जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है, क्या कहाँ कहाँ जीएसटी लग सकता है, वो सब आपको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि आप एक तरीके से उसमें भी आते हो, फोर्स के अंदर भी आते हो, हालांकि काम आपका मोस्टली डेस्क वर्क होता है, लेकिन फोर्स के अंदर आते हो तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कराई जाती है आर्मी वालों के साथ। आर्मी एकेडमी में आपको भेजा जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया जाता है और मेंटली भी थोड़ा सा अच्छा बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। वहाँ पे मतलब आप आर्मी वालों के जो बैचेस होते हैं और आर्मी वाले की जो एकेडमी होती है वहाँ पे जाके मतलब बहुत ही अच्छा मज़ा आता है भाई। मतलब मैंने ऐसा सुना है इंटरव्यू वगैरह में, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है यहाँ का। अगली बात करें इनका प्रमोशन क्या है। देखो एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट है ना, लगभग सभी का प्रमोशन भाई बहुत स्लो है। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगते हो, हालांकि पहली पोस्ट यही है, तो आपको सुपरिटेंडेंट बनने में ही 8 से 10 साल लग जाएगा। फिर असिस्टेंट कमिश्नर बनने में आपको 10 से 15 साल लग जाएगा, फिर 10 से 15 साल, मतलब कुल मिला के आप यहीं तक पहुंच पाओगे अपने पूरे करियर में। उसके बाद 60 साल तक आपकी उम्र हो जाएगी, उसके बाद आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब प्रमोशन थोड़ा स्लो है, लेकिन इंक्रीमेंट आपका हर साल होगा। हर साल आपका 2.5 से 3 हज़ार आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ये नहीं लगेगा कि यार मतलब मैं एक ही जगह हूँ जीवन में और कुछ कर नहीं पा रहा, नहीं भाई, आपका प्रमोशन भी होगा ठीक ठाक, ठीक है। 8 से 10 साल ठीक है, कोई नहीं, जस्टिफाइड है। हालांकि कम है, बहुत डिले डिले है, लेकिन जब भी चलो ठीक है, प्राइवेट से तो लाख गुना बढ़िया है। और बाकी आप ज्वाइंट कमिश्नर तक पहुंच पाओगे और इंक्रीमेंट आपकी हर साल 2 से 3 महीना होगी, मतलब 2 से 3 हज़ार का जैसे जैसे पोस्ट होगी उसके बाद 8 से 10 हज़ार भी इंक्रीमेंट होती है। प्राइवेट में क्या होता है कुछ पता नहीं रहता, कभी इस साल इंक्रीमेंट किया अगले साल नहीं किया। प्राइवेट वालों में प्राइवेट की मर्जी चलती है ना भाई। अच्छा मान लिया कि हाँ बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं वहाँ पे हर साल वहाँ पर भी जो होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ध्यान रखे लेते हैं, लेकिन हर प्राइवेट कंपनी में नहीं होता भाई। अगर आप अच्छी कंपनी में लगे हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एनवीडिया, तो इसमें फिर ज़रूरत है कि आपकी सरकारी नौकरी की, इससे 3 गुना 4 गुना वहाँ पे सैलरी मिलती है। तो वो प्राइवेट में लगना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सरकारी से बहुत बड़ी बात है। अच्छा बात करें इनकी लाइफ स्टाइल और स्टेटस कैसा रहता है। देखो अच्छी सोशल लाइफ रहती है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी है और एक रिस्पेक्टेड जॉब है, तो सोसाइटी में भी आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड से देखा जाता है, ठीक है। फैमिली टाइम भी आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, आपको सैटरडे संडे वीक हो रहेगा, मतलब वीक हॉलीडे रहेगा, मतलब आपको कोई वीकेंड पे, मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस का काम आप घर पे भी करो, जैसे कि प्राइवेट में आपको करना रहता है कि आप ना 9 से 5 प्राइवेट में काम कंपनी में तो काम करोगे, लेकिन घर पे भी आके आपको फ़ोन पे लगना रहना पड़ेगा। तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा मतलब बेकार लगता है मुझे। लेकिन हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है, आप जितनी देर ऑफिस में रहे उतना ही ठीक है, उसके बाद घर आ गए तो आप अपनी ज़िंदगी जियो। ट्रांसफ़र देखो इसमें अवेलेबल है, एसएससी सीजीएल के मोस्टली जितने ही पोस्ट हैं, इवन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूँ तो सब में कोई में ट्रांसफ़र नहीं है। जोन में ट्रांसफ़र है कि अगर आप एक बार दिल्ली में चले गए तो दिल्ली में आसपास डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र है कि आप इतने इतने दूर में जाके ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी हर 2-3 साल के बाद ही। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर में ट्रांसफ़र होता है और वो भी जोन वाइज होता है, इन्होंने अलग अलग अपने जोन को डिवाइड कर रखा है, उसमें आपको भेज सकते हैं हर 3 से 4 साल में। ऐसा नहीं कि हर 6 महीने भेजे, नहीं, 3 से 4 साल एक फिक्स पीरियड होता है, ठीक है। तो आप खुद को एक स्टेबल महसूस करोगे, इतना जल्दी प्रमोशन, इतना जल्दी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। और यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको डेली यूनिफॉर्म पहन के जाना है पुलिस वालों की तरह, नहीं, आपको केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को पहन के जाना है, बस उसके लिए जब जितने भी अपने नेशनल इवेंट होते हैं बस उस दिन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा पूरा जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में कि इनकी सैलरी कितनी होती है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, अच्छा हमें कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, किस तरीके से हम सेलेक्ट होंगे, कितनी कट ऑफ जाती है, इनकी वैकेंसी ठीक ठाक आती है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा यहाँ पे लेकर आते रहेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।